नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जीनोम। देखो, तो अभी तक एक बार रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। अभी तक बस बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा कि हमारा जो बॉडी बना है, हम जो इस शेप में अभी हैं, ये इसकी स्टार्ट हुई थी एक सिंगल सेल से। इस सेल के मैच्योरेशन से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये सेल में क्या क्या था, तो ये सेल के अंदर होता है, ये कंप्लीट सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। उसे हम यदि और जूम किए तो पता चला इस न्यूक्लियस में जो है क्या है, क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम को हम लोग कहे थे कि ये इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर बॉडी है। इसी के बेसिस पे ये डिफाइंड होगा कि हमारा बॉडी किस वे में बनेगा, क्या शेप होगी, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ये क्रोमोसोम को फिर हमने और खोला। जब हमने क्रोमोसोम को और खोला, इसके धागे को हमने निकालना स्टार्ट किया, तो इसके कंप्लीट धागे को डीएनए कहते हैं। और हमने बताया था इसकी इंटरफेरेंस जो है, जैसे देखिए ये पतंग जो है, पतंग की जो है इसमें क्या है, ये जो इसमें सारी धागे को क्या किए हम लोग लपेटे हुए हैं। दैट मीन्स क्या है, क्या इस जब धागे को हम लोग ओपन कर देते हैं तो इस पार्ट को हम लोग डीएनए कहते हैं। और ओवरऑल जब हम इसमें कंज्यूम एक साथ कंडेंस कर दें तो उसे बोलेंगे क्रोमोसोम। और अब ये धागे को मान लो आप जब ओपन करते हो तो कहीं कहीं आप धागे में मांझा करते हो। मांझा मतलब क्या, यदि पतंग काटने के लिए लोग इसमें शीशे का कोटिंग कर देते हैं। तो हमने बोला था इस कोडिंग वाले रीजन में हमें यदि डीएनए के लैंग्वेज में समझनी है तो इस कोडिंग वाले लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं जीन कहते हैं। इंटायर थ्रेड को हम लोग डीएनए बोलते हैं। और यदि ये डीएनए इसमें पूरी ये लिपटी हुई है तो इसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी नॉलेज अभी दिमाग में रखनी है। और उसके बाद हमने डीएनए को और आरएनए में डिफरेंस समझा था। अभी और हम डिटेल में बात करेंगे डीएनए आरएनए की बात। तो अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीनोम। जीनोम मतलब क्या हो गया, जब आप कंप्लीट सेट ऑफ जीन, मतलब आपके पास जो हमने बात किया था कि हमारे पास इसमें जो जितनी जीन है, एक डीएनए, ये यदि आप इसको ओपन कर रहे हो तो 1 डीएनए 2 डीएनए, इस तरीके से मेरे पास जो ये टोटल डीएनए है, इस टोटल डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, कितनी टोटल डीएनए 23 पेयर है। 23 पेयर मतलब 46। 23 पेयर को आप सभी डीएनए को ओपन करके एंड टू एंड जोड़ दो। मान लो यहाँ तक, यहाँ एक डीएनए हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हम सारी डीएनए को ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन, सभी जीन को ऐड कर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं जीनोम। क्लियर है? जीनोम मतलब एंड टू एंड जितने ह्यूमन में था ना, कंप्लीट को हमने अपने सेल से निकाला, सब कुछ जोड़ के, और हमें उसकी स्टडी करके देखनी है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है। तो ऐसा स्टडी पहली बार दुनिया में एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि HGP कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से वंस यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था ये स्टार्ट हुआ 1990s में और कंप्लीट जाके हुआ 2023 में। इसमें वो स्टडी कर रहा था इंटायर ह्यूमन जीनोम को। तो इसमें सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ इंटायर ह्यूमन, सीक्वेंसिंग का वर्ड बायोटेक्नोलॉजी में मतलब होता है स्टडी। हम पूरी अपनी जीनोम को स्टडी करते हैं। इस तरीके से जब हमने टोटल 23 पेयर ऑफ डीएनए को ओपन किया, इस तरह से दिख रहा था, जिसमें से कि जो ये टोटल यदि यहाँ से उसने जीन काउंट किया तो ऑलमोस्ट ये 20,000 के अप्रॉक्स में जीन की वैल्यू होती है। 20,000 टोटल हमारे पास जीन निकला। इस 20,000 जीन वाली बात फिर से कि ये हमारे पास पूरी डीएनए थी। डीएनए वाली कोडिंग वाले रीजन को हमने क्या कहा, जीन कहा। तो इस 20,000 जीन में, और एग्जैक्ट नंबर यदि आपको चाहिए तो वो 19,960 जो है, क्या इसमें क्या था, आपके पास जीन था। इस जीन में 1.5% ही, और ये जो 20,000 है ना, मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट मेरे पास जो ये मेरे पास डीएनए था, उस डीएनए का ओनली 1.5% ही ये 20,000 है। मतलब रेस्ट ऑफ जो रीज़न बचा था, जो रीज़न जैसे कि मान लो ये रीज़न है, ये रीज़न डीएनए का खाली स्पेस था, ये रीज़न डीएनए का खाली स्पेस था। जैसे ये जीन 1 हुआ,
ये जीन 2 हुआ, ये जीन 3 हुआ, इस तरीके से टोटल जीन को जब हमने काउंट किया उसमें 2000 जीन निकला, जो कि ओनली कितनी थी, 1.5% थी। रेस्ट ऑफ एरिया 98.5 जो ब्लैंक स्पेस था हमारे डीएनए में, उस ब्लैंक स्पेस को साइंटिस्ट ने कहा जंक डीएनए। जैसे जंक फूड होती है उसी तरीके से ये जंक डीएनए था, और हम इसे बोल देते हैं नॉन कोडेड रीजन, जहाँ पे कि कोडिंग नहीं किया गया है। और जहाँ पे इस तरीके का कोडिंग था ATGC का, उस कोडिंग वाले रीजन को हमने कहा जीन। फिर से एक बार हमने पूरी की पूरी अपने न्यूक्लियस से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम को निकाल के सभी की डीएनए को एंड टू एंड जोड़ दिया। उसमें स्टडी जब किया पता चला कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को 100% मान लेते हैं, इसमें से ओनली 1.5% रीज़न ही जो था वो कोडिंग वाला रीज़न था। और ऐसे मान लो कोडिंग रीज़न 1, कोडिंग रीज़न 2, कोडिंग रीज़न 3 डॉट डॉट डॉट, टोटल निकलता है हमारे पास 20,000 कोडिंग रीज़न। इस 20,000 रीज़न जो है वो वहीं पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी जो है वो नॉन कोडेड जीन है जो कि 98.5% है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है। जब हम बात करते हैं कि ये कोडिंग है तो इस कोडिंग का मतलब क्या होता है, ये जो कोडिंग के जो पेयर हमने बात किया था ATGC का पेयर, तो ये जो कोडिंग किया हुआ है ATGC में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए लिखता है, ये इन्फॉर्मेशन लिखता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो जब भी बात करेंगे कोडिंग, कोडिंग मीन्स कोड मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स, उसकी तरीका कैसे बनाना है, ये लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में। जैसे हमने बात किया था इंग्लिश की सारी नॉलेज हमें ओनली 26 अल्फ़ाबेट से पता चल जाती है। ओनली ये इस तरह के पैटर्न से ये 4 वर्ड ATGC से ही जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लिखी जाती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 और 1 होती है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट, और DNA के लैंग्वेज में ये 4 ATGC याद रखनी है। ओके अब हम लोग बात करते हैं क्या कि देखो जीन क्या होता है ना। जीन हमने अभी तक बात कर लिया है, DNA का पार्ट था, ठीक है। तो अब जीन के बारे में थोड़ी सी ये वाला रीज़न था जीन में स्क्रिप्ट कैसे लिखा होता है। अब सोचो एक बार क्या होता है एकदम डिटेल से, इस जगह थोड़ी सी आप अटेंशन ध्यान से सुनना है। वे क्या कहते हैं, आपकी ये टोटल जो है कि टोटल की टोटल आपकी ये DNA थी। DNA को सबको हमने सभी DNA में जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, गॉड ने क्या किया, आपके लिए स्क्रिप्ट लिखा है कि आपको कैसे बनाया जाए, इसे गॉड ने स्क्रिप्टेड वे में लिख दिया है, ठीक है। तो जब गॉड इसको लिख रहे होंगे ना, तो लिखने के बाद इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी है कि आपकी नोज़ की कैसी होगी, आइज़ की कलर ब्लैक होगी या ब्लू होगी, हेयर लंबी होगी मोटी होगी, या हेयर 20 साल के बाद झड़ने लगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस जीन में लिख दिया गया है कंप्लीट में। तो ये है स्क्रिप्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट को अच्छा एक जगह यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस लेंगे कि बॉलीवुड में जैसे मूवी बनती है, मूवी समझ लो ये पूरी की पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक फिल्म की ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है, अलग अलग एक्टर सेलेक्ट करनी है। अब मान लो जैसे हीरो है, तो हीरो को हम कितना सा स्क्रिप्ट का पार्ट देते हैं। क्या ऐसा थोड़ी है कि फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट दे देते हैं, हम हीरो को बस उतनी स्क्रिप्ट देते हैं जो हीरो की रोल होती है, विलेन को वही वाला स्क्रिप्ट देंगे जो उसकी रोल है, एक्ट्रेस को वो देंगे जो एक्ट्रेस की स्क्रिप्ट है। उसी तरीके से हम कभी भी जो है कि अपने एक्टर को जो एक्टर हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को जो बनने के लिए हम उसको पूरी की पूरी जीनोम नहीं दे देंगे कि ये ले जाओ तुम जो कि प्रोटीन बनाओ। उसको बोलेंगे तुमको क्या बनाना है। जैसे मान लो हमारा प्रोटीन बोलेगा कि हमें बनाना है, हमें एक जैसे मान लेते हैं हमें आइज़ बनाना है कि आइज़ की कलर को हमें ब्लैक करनी है। तो इसमें से जीन में एक जगह कहीं होगा हमारे जीन का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, मान लो ये वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न लिखा हुआ है कि ये इससे जो है हमारे आइज़ का कलर ब्लैक होगा, ये रीज़न लिखा हुआ था। तो हमने क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट मेरी पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, इसमें से बस इतना सा स्क्रिप्ट कट नहीं करनी है, हम इसकी जीरोक्स करेंगे। जैसे आपको नोट्स चाहिए तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट नहीं, उसकी हमने क्या किया, इस पार्ट की जीरोक्स कर लेंगे, फ़ोटोकॉपी कर लेंगे। इस फोटोकॉपी करने के बाद इतना सा रीजन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और यही प्रोटीन फिर क्या करेगा, आइज़ की कलर को ब्लैक कर देगा।
हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शंस होती है, ईच एंड एवरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है ना, हमारे बॉडी में प्रोटीन चाहिए होता है। यही प्रोटीन डिसाइड करता है कि आपकी ग्रोथ, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी कैरेक्टर कैसी होगी। तो प्रोटीन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारा प्रोटीन बनाता है डीएनए। अब अभी तक क्या हमने बात किया था, ये मेरा एक्टर है, एक्टर को हमें पूरी की फिल्म की स्क्रिप्ट देनी है। हमने एक्टर वाले स्क्रिप्ट को फोटो कॉपी कर लिया, फोटो कॉपी करके हम एक्टर को दे दिया। अब एक्टर अपना एक्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। द सेम वे अब बायोलॉजिकल भाषा में समझते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जीनोम है, ठीक है, पूरी जीनोम है। इस जीनोम में यदि हमें इतनी सी रीजन की फ़ोटो कॉपी करनी है तो इस फोटो स्टेट को, ये डीएनए है, तो उस फोटो स्टेट को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इस फोटो स्टेट को? इस फोटो कॉपी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फोटो कॉपी करके ये बना लेता है mRNA। अभी बस इतनी समझनी है, डीएनए से हमने फोटो कॉपी करके जो बनाया जीन का, उससे बनाया mRNA। mRNA मतलब M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। ये मैसेंजर का काम कर रहा है, यहाँ से मैसेज लेके आया कि चलो हमें बनानी है प्रोटीन, एक प्रोटीन बनानी है। mRNA बन गया, किस मेथड से? ट्रांसक्रिप्शन मेथड से। अब ये mRNA क्या करेगा? अब चूंकि इसको काम दिया गया था किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो mRNA बाय द मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन इसको पढ़ेगा, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, उस बेसिस पे इसने क्या किया? प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन एक तरह का एक्टर का काम करता है, ये फैसिलिटेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। कोई ऑर्गन बनानी है, किडनी लीवर बनानी है, ये बना देगा, वैसा ही प्रोटीन रिलीज होगा। आइज़ की कलर, स्किन की कलर, हेयर टेक्सचर, डाइजेशन पैटर्न क्या होगी, एंटीबॉडी बनानी है। कोई वायरस आ गया मान लो, जैसे कि कोरोना वायरस बॉडी में आ गया, कोरोना वायरस जैसे आया, जीन तुरंत एक क्या करेगा, अपना जो जीन मान लो यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने वाला कोई फाइटिंग अगेंस्ट जर्म होगा, तुरंत एक्सप्रेशन देगा, लो इसका फोटो स्टेट बनाओ, फोटो कॉपी बना के क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा। ये mRNA अभी किस लिए इसको भेजा गया है? प्रोटीन बनाने के लिए। और ये प्रोटीन को स्पेसिफिक बोला है कि जाके वायरस को तुम क्या करो? मार दो। ये जाके वायरस, ये प्रोटीन बनाएगा, वायरस को जाके किल कर देगा। ये फंक्शंस होता है। हमने जो यहाँ से पढ़ा कि हमारे जीनोम से लेकर प्रोटीन बनने की कहानी को, इसे एक स्पेशल लैंग्वेज दिया जाता है जिसका नाम है जीन एक्सप्रेशन। इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जब भी बात आए जीन एक्सप्रेशन तो आपको समझनी है डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन को हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। एंड दिस जीन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। डॉगमा मीन्स क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कभी चेंज नहीं होता है, मीन्स दैट इज़ कि ये जो कहानी है ना, ये सदियों से चलती आ रही है। इसी प्रोसेस से हमारा बॉडी फंक्शन करता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होके फिर वो प्रोटीन बनाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। उसके बाद अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक की कहानी देखी, ये इसकी थोड़ी हम लोकेशन एक बार देखेंगे कि ये सेल में ये फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होती है। देखो ये कंप्लीट ये चीज़ कहाँ था? ये चीज़ था न्यूक्लियस में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहानी कहाँ है? न्यूक्लियस में होगी। न्यूक्लियस से ही जब इसकी जो फोटो कॉपी करनी होती है, जो mRNA बनानी होती है, ये भी चीज़ जो है न्यूक्लियस में ही बन जाता है। ये दो काम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। फिर न्यूक्लियस से mRNA बाहर निकल जाता है, उसके बाद प्रोटीन बनती है। ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। देखो ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर में पूरी कंप्लीट हमारी जीनोम है। इस जीनोम से हमें जितनी सी जीन की ज़रूरत थी प्रोटीन बनाने के लिए, उसकी हमने जेरोक्स कर लिया, ये बन गया mRNA। ये अभी तक न्यूक्लियस में था, ये mRNA न्यूक्लियस के बाहर आया। न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद एक चीज़ क्या है, एक हमारे सेल ऑर्गेनल्स का एक पार्ट है जिसका नाम है राइबोसोम्स। आपने इसे क्लास 9th में पढ़ा होगा। राइबोसोम क्या करता है, क्या इस जो है mRNA पे आके चिपक जाता है, यहाँ पे आके ये बैठ जाता है। और इस जगह राइबोसोम बैठने के बाद स्टडी करता है कि ये जो mRNA है ये किस टाइप का RNA है, मतलब किस तरह का हमें प्रोटीन बनानी है। जैसा उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें इस काम के लिए प्रोटीन बनानी है, राइबोसोम पढ़ के उसके बाद प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देती है। इतनी सी बस हमें जानकारी यहाँ पे रखनी है। Now let's see something more about RNA, because RNA का जो 3 मेजर टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन पूछती है। तो एक होता है mRNA, एक होता है tRNA एंड एक होता है आपको rRNA। तो ये तीनों का क्या काम है इसे समझते हैं। देखो हमने अभी तक जो बात किया कि जो है यहाँ से
कि मेरे पास था डीएनए था, डीएनए का फोटोकॉपी किया तो आरएनए बना, और ये आरएनए बनाता है प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए किस तरह का काम किया था, हमने बोला था क्या, ये एक्टर का काम किया था। कंप्लीट मेरा डीएनए जो है ये हमारा अपने मूवी का जो है अपने मूवी का क्या था वो स्क्रिप्ट था, मेरी पूरी मूवी की स्क्रिप्ट है डीएनए, आरएनए एक्टर है। अब आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट तो चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा। एक्टर काम करेगा बट उसके लिए उसे कुछ सामान तो चाहिए होगा ना, जिससे परफॉर्म करेगा अपनी प्रोटीन बनाने की काम। तो अब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें टोटल 20 टाइप्स की, ये 20 टाइप की जो है ना, हमें अमीनो एसिड चाहिए होता है। अमीनो एसिड, ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को 10-10 के ग्रुप में बांटते हैं। 10 अमीनो एसिड जो है ना, ये इटसेल्फ हमारे बॉडी में रहता है, जो बॉडी हमारा सीक्रेट करता है। तो 10 की तो बात ही ख़त्म हो गई, 10 अमीनो एसिड की बात जो है हमारी बॉडी से रिलीज करेगी। लेकिन बड़ा कंडीशन से गॉड ने हमारे बॉडी को बनाया। गॉड ने कहा कि ये 10 अमीनो एसिड तभी तुम्हारा बॉडी रिलीज करेगा जब ये 10 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड क्या करेगा, तुम बाहर के खाना से खाएगा। तो कंडीशन लगा कि जब तक हम ये नहीं खाएंगे तब तक ये रिलीज़ नहीं होगा। तो अब हमें प्रोटीनस सोर्स खानी चीज़ होगी। जैसे मान लो तो आपको ये 10 अमीनो एसिड कहाँ से मिलेगा, जो आप खाना खाते हो ये फूड से आपको अमीनो एसिड मिलेगा। जैसे ही मान लो आप प्रोटीनस सोर्स कोई चीज़ खाए, जैसे मान लेते हैं आप एग को कंज्यूम किए, ठीक है, आप अंडा खाए। एग जैसे ही आप आपके डाइजेशन में गया, तुरंत mRNA, एम हियर स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, mRNA तुरंत मैसेंजर की तरह। मैसेंजर क्या काम करता है, जैसे आप मान लो कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, तुरंत वो दौड़ के अगले आदमी पर्सन में जब पहुंच गया वो, सेम है mRNA क्या बोलेगा, तुरंत ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ क्या हुआ है, प्रोटीन आ चुका है, और यह इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत हमारे जो है कि बॉडी में पहुंचा देगा हर जगह की अमीनो एसिड आ चुका है। mRNA अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका। अब ये डिटेक्ट करने के बाद हमारे पूरी बॉडी में mRNA ओनली डिटेक्ट का काम करेगा। जैसे डिटेक्ट काम करेगा उसके बाद ये बोलेगा tRNA को कि tRNA मतलब ये टी किस लिए स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि अब तुम क्या करो, ये सभी जो अमीनो एसिड है सभी सेल तक तुम क्या करो, इसको पहुंचा दो, बिकॉज उसे प्रोटीन बनानी है। tRNA ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देगा। और इसके बाद जो आती है rRNA, हियर स्मॉल r स्टैंड्स फॉर राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम आरएनए, अभी हमने डायग्राम में देखा कि राइबोसोम आरएनए अब आएगा, ये सारी चीज़ को क्या करेगा, सीक्वेंस को एक बार देख लेगा कि किस तरह के प्रोटीन बनानी है, और वह बॉडी में प्रोटीन बना देगा। ये पूरी कहानी थी आरएनए की। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA एंड rRNA। M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर एंड R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, दैट इज प्रोटीन फॉर्मेशन का। कुछ और आरएनए है, इसको यहाँ से समझते हैं, जो कि बाद में पता चला जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट आरएनए और मिला, 3 इम्पोर्टेंट आरएनए, वो यहाँ से समझते हैं। फिर से ये हमारा कंप्लीट जीनोम था। आपको इसमें 2 कलर दिख रही होगी, पिंक कलर, अभी आपको नज़र रखनी है ओनली पिंक कलर पे। और ये जो पिंक कलर है, ये समझनी है क्या आपका कोडिंग वाला रीज़न था, जैसे कि ये डबल हेलिकल आपका जो डीएनए था, जहाँ पे किस तरीके से पेयरिंग था, हम समझते हैं क्या ये जो मेरे पास जो कंप्लीट जीनोम था, उस जीनोम में जो कोडिंग वाला पार्ट है उसे बोलते हैं जीन। तो यहाँ पे जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4 ... टोटल हमने कितनी बात किया था, हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 20,000 जीन्स अवेलेबल है। इस जीन को हमने बोला था कोडिंग रीजन। कोडिंग मतलब क्या, किस लिए कोडिंग, कोडिंग फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन का काम जीन में लिखा हुआ था। कैसे बना रहा था प्रोटीन, तो जीन कन्वर्ट किया अपने आप को mRNA में, फोटोकॉपी ऑफ दैट रीजन, और वो mRNA बनाया प्रोटीन, जो कि अभी ऊपर से देखे।
लेकिन उसमें हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पता चला था क्या कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर जो जीन है ना, वो क्या था, जंक डीएनए था। ठीक है, जंक पार्ट था, जो कि जिस रीजन को हमने बोल दिया था नॉन कोडिंग रीजन। याद है, हम लोग अभी जस्ट जब ऊपर में देखे थे तो इस पार्ट को हमने क्या कहा था कि टोटल ओनली ये 1.5 दिस टाइप ऑफ जीन हमें मिला, बाकी रेस्ट ऑफ 98.5% क्या था, ये मेरा जंक डीएनए था। तो जंक डीएनए ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं करता था। जो अब आपको ध्यान से देखनी है ग्रीन वाले रीजन पे, हम मान लेते हैं ये हमारा जंक डीएनए है, नॉन कोडिंग रीजन है। नॉन कोडिंग रीजन कभी बनाएगा एस एन आर एन ए, एस एन ओ आर एन ए एंड एम आई आर एन ए। ये 3 मेजर टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है। जो भी नॉन कोडिंग रीजन है या तो एस एन आर एन ए बनाएगा या एस एन ओ आर एन ए बनाएगा या एम आई आर एन ए बनाएगा, ये नॉन कोडिंग रीजन से बनेगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एस एन आर एन ए, तो एस एन स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए, एस एन ओ मीन्स हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियोलार आर एन ए, एम आई स्टैंड्स फॉर माइक्रो आर एन ए। ठीक है, ये तीनों का कहता है क्या, ऑल्सो हैव रोल टू प्ले इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन क्या, कंप्लीट ये जीन एक्सप्रेशन डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। तो जीन एक्सप्रेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस का काम ये तीनों भी करता है। लेकिन हाउएवर इनडायरेक्टली, नॉट ये जो वाली पार्ट का था डायरेक्टली काम, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। These RNA created from non-coding region, that is junk DNA से ये क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज़ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जब मेरा पहला लेक्चर था तो उसी जगह हमने बात की थी कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको बस इतना मतलब है कि वो जीन लेवल पे जाके अभी स्टडी कर रहा है। हमने बात किया था बायोटेक्नोलॉजी आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल, सेल से लेके हम बात कर सकते थे सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स के बाद टिश्यू हम बात कर सकते थे, फिर ऑर्गेन्स, फिर उसके बाद जो है क्या ह्यूमन लेवल पे हम बायोटेक्नोलॉजी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लेकिन हम बात करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीन, तो उसे कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये आपके पास जीन था। अब इस जीन में आप क्या क्या चेंजेस करोगे, आप यही चीज़, जैसे कि मान लो ये कोई जीन हो सकता है, ये जीन हमारे किसी मैंगो ट्री का जीन होगा। मैंगो ट्री में हो सकता है क्या, जो है इस जीन की वजह से, मान लो इतनी सी रीजन में जो जीन है, इस जीन की वजह से क्या हो रहा है, ओनली वो 1 साल में, ओनली 1 ईयर में 2 मंथ ही फ्रूट्स दे पा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा फ्रूट, हम इस जीन को क्या कर रहे हैं, इसको अब क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो है ओनली 2 मंथ ना दे, पूरी की पूरी साल हमारा ये मैंगो ट्री क्या करे, फ्रूट्स दे। तो हम पहले तो ये सर्च करेंगे ऐसी कौन सी ट्री है जो कि मान लो पूरी ईयर उसमें फ्रूट्स आती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम लेमन है, लेमन पूरी ईयर लेमन ग्रोथ होती है। हमने लेमन का जीन एक कट करके निकाल लिया है, जहाँ से क्या हो रहा है कि उसकी जीन के कारण जो है पूरी ईयर उसमें फ्रूट्स आती है, और ये जीन को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ध्यान से, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, आइदर जीन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, आइदर अपने जीन को हम रिमूविंग का काम करेंगे यहाँ से, या फिर हो सकता है कहीं के जीन को उठा के यहाँ पे सेट करेंगे तो उसे एडिंग का काम कहते हैं, या फिर हो सकता है सप्रेसिंग। मान लो एक जीन यहाँ पे ऐसा जीन होगा जिसकी वजह से क्या कर रहा है, आपको ये बीमार कर रहा है या आपका हेयर फॉल कर रहा है। ठीक है, आपकी बाल झड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये जीन देख रहे हैं फालतू टाइप का जीन है जो बदमाशी कर रहा है, हम इसको बोलेंगे सप्रेस करेंगे, इस पर मतलब जो है क्या बॉम्बार्डमेंट करके इसको सप्रेस कर देंगे। तो हम जीन को सप्रेस भी कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं क्या, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे जीन था, ग्रोथ जीन था, जो आपकी हाइट को इंक्रीज कर देता है, बट किसी कारणवश ये जीन जो है ना आपकी बहुत लिमिटेड ग्रोथ कर पा रही है। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे जीन लेवल पे, यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करके इसकी ग्रोथ को सुपर बूम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइट इंसान की बढ़ने लगेगी। तो उसको कहते हैं एक्टिवेटिंग। अब आप किसी जीन लेवल पे जाके किसी जीन को रिमूव कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो, किसी को सप्रेस कर सकते हो, और किसी को एक्टिवेट कर सकते हो।
एनी जीन जहाँ पे रिमूव, ऐड, रिप्लेस, सप्रेस एक्टिविटी, किस लिए? ताकि आपको चाहिए एक ऐसी डिज़ायर्ड कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर इन डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म, जो आप चाहते हैं, आप जिस बेसिस पे चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसलिए तो करते हैं, अपने डिज़ायर्ड चीज़ की तरह, डिज़ायर्ड जैसी हमें इच्छा होती है उस तरह के प्रोडक्ट हमें चाहिए, चाहे वो ह्यूमन में हो या फ्रूट्स में हो या फिर ट्री लेवल पे हो। एग्जाम्पल, रिमूविंग अ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम जीनोम दैट वी डोंट वांट, इट मे बी डिजीज़ कॉजिंग जीन। हो सकता है कि कोई जीन आपको डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, उसे हमें क्या करनी है? रिमूव करनी है। एग्जाम्पल में जैसे कि वी ऐड अ जीन इन जीनोम दैट वी वांट, लाइक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉटन का जो जीन था उसमें से हमने क्या किया? कुछ पार्टिकुलर जीन ऐड कर दिया, बीटी कॉटन बन गया। बीटी ब्रिंजल में हमने क्या किया कि जिस जीन की वजह से ब्रिंजल में कीटाणु लगता था, हमने उस जीन को ही रिमूव कर दिया। तो अब जो हमारा बीटी ब्रिंजल आता है, मतलब हालांकि बीटी ब्रिंजल अलाउ नहीं है खाने के लिए और उसकी प्रोडक्शन भी अलाउड नहीं है, बट उसकी यही खासियत है कि उस ट्री में क्या होगा कि उस ट्री में आपको कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं करेगा वो। तो इतना सारा काम करने के लिए, रिमूव, ऐड, सप्रेस और एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ टूल्स भी चाहिए ना। इस जीन को कैसे कट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स है, तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या टूल्स हैं। सबसे फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है एंजाइम्स। एंजाइम क्या होता है? आप केमिस्ट्री यदि आपको याद है 9th 10th या 9th 10th में तो एंजाइम की बात नहीं करते थे, 10th 11th 12th में एंजाइम वो चीज़ है जो कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, या फिर हम ये ज़रूरत है कि उस रिएक्शन को स्लो करना है तो रिएक्शन की रेट को स्लो भी कर देता था। बस इतना ही काम होती है एंजाइम की। हम बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम के लिए बायो कैटलिस्ट की यूज़ करते हैं, और ये बायो कैटलिस्ट नॉर्मली मेड ऑफ प्रोटीन होता है। यहाँ पे भी हम सारा काम, मोस्ट ऑफ चीज़ में प्रोटीन हमारा आएगा एंजाइम्स बन के, जो कि हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे पहला औजार तो हम ये देखते हैं, क्या हमें अपने डीएनए को क्या करनी है? हमें अपने डीएनए को कट करनी है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट एंजाइम चाहिए डीएनए को कटिंग के लिए। कट करके फिर तब तो वहाँ पे डिज़ायर्ड कैरेक्टर पेस्ट करेंगे। मान लो इस रीजन को हमें कट करनी है, तो डीएनए कटिंग एंजाइम को कहते हैं न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज इज कॉल्ड डीएनए कटिंग एंजाइम। अब हम अपने जो डीएनए है उसको हम एक्सो कट कर सकते हैं या इंडो। न्यूक्लियस क्या काम करेगा? या तो बाहर से या अंदर से कहीं जाके कट करे। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सो न्यूक्लियस का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको पता है ना कि आपको स्टार्टिंग से तो जीन कट नहीं करनी है, कहीं बीच में जाके कहीं एक आपको ऐसा जीन मिलेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बस आपको उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करनी है। यदि आप स्टार्टिंग से कट करोगे तो फिर तो उसकी पूरी की पूरी नेचुरलिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तब तो वो ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई हम बायोटेक्नोलॉजी में एक्सो न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि बाहर से कट करे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है एक ऐसा हमारे पास कटिंग टूल्स हो कट करने के लिए, जो बीच में कहीं जाए, जहाँ पे बस हमें एक जीन कट करनी है, वहाँ से वो कट करके निकल के चले आया जाए। एक ऐसा जीन साइंटिस्ट ने खोजा, उस जीन का नाम है इंडोन्यूक्लियस, जो कि कहाँ, और इंडोन्यूक्लियस का यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कट करता है हमारे जीन को फ्रॉम इनसाइड से। इसका एक इंडोन्यूक्लियस का स्पेशल नेम है, जिसे साइंटिस्ट ने खोजा, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और इसकी एब्रीविएशन जो कि स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एग्जाम और क्वेश्चन में डायरेक्टली भी लिखा रहता है, RE न्यूक्लियस, RE। और कोइंसिडेंटली कि इसकी नाम RE है, और हमारे हिंदी में कारपेंटर लोग अब ये चीज़ देखो, इसका RE से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसकी हिंदी नाम क्या है ना, RE है। बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में इसे RE बुलाते हैं। ये RE क्या काम करता है? ये लकड़ी को कट करने का काम करता है। तो आपको जस्ट इंटरफेरेंस के लिए, एक रिमेम्बरिंग ट्रिक के लिए याद रखनी है, RE जहाँ पे भी मिलेगा वो RE क्या करेगा? आपके जीन को कट वो कट करेगा।
तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दैट इज़ आरई, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में ये अब आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। जहाँ भी हम जीन को कट करेंगे, कौन आके कट करेगा आके आरई, आरई आरई आरई। देखो, आरई कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ जाके इसे कट कर दिया। अब ये आरई होता कहाँ पे है? ये आरई जो है, आरई नेचुरली, मतलब गॉड ने ही बैक्टीरिया को दिया था ये आरई। उसके पास ये जो प्रोटीन होती है वो नेचुरल काम करता है आपके जीन को कट करने का। आरई न्यूक्लियस इज़ अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल इनेट इम्यून सिस्टम। मतलब इस मेथड से आरई अपने आप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि यदि कोई फॉरेन जीन बैक्टीरिया पे अटैक करता है, कोई फॉरेन, मान लो वायरस है, बैक्टीरिया पे अटैक किया, बैक्टीरिया की इनर सिस्टम में वो पावर है, इम्यून सिस्टम है, जिससे कि फाइट करके, जैसे कि हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में इतनी मैकेनिज़्म है कि मोस्ट ऑफ डिजीज़ को ये सेल्फ क्योर कर सकता है यदि हम अपना बिहेवियर को सही रखें, हम लोग इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करें। तो मोस्ट ऑफ चीज़ क्या होता है, जैसा कि आप पहले भी सुने होंगे, हमारे दादा दादी के समय में वो लोग बहुत कम मेडिसिन यूज करते थे, फीवर हो कुछ भी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था। क्यों? क्योंकि बॉडी में सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है। सेम एज बैक्टीरिया के बॉडी में इम्यून सिस्टम था अंदर में, जो वो इम्यून सिस्टम था आरई न्यूक्लियस। ये आरई न्यूक्लियस कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता था उसको अटैक करके ख़त्म करता था। अब हम लोग देखते हैं कि ये आरई वर्क कैसे करता है। देखो, मान लो कि ये बैक्टीरिया का अपना एक सेल था, ठीक है, कोई एक वायरस आया भटकते हुए, वायरस से चाहा कि कुछ इससे मिलके इसको बर्बाद करते हैं, आ गया वायरस के पास आ गया, और क्या किया इन्होंने, अपना जीन को क्या किया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। वायरस की जीन आ गई वायरस बैक्टीरिया के सेल के अंदर, और ये जीन क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी जो अपनी पूरी जीनोम थी उससे इंटीग्रेट हो गया। और जैसे इंटीग्रेट होगा, अभी तक तो वायरस को पता ही नहीं चला है कि कोई और जीन जो है मेरे अंदर में आके इंटीग्रेट हो चुका है। और बैक्टीरिया का जो काम होता है जीन का प्रोड्यूस करना, प्रोटीन का, तो जब वो प्रोटीन फॉर्म करेगा तो उसी के साथ साथ ढेर सारा वायरस भी प्रोड्यूस होते चले जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 1000 लाख करोड़ ढेर सारी वायरस बन जाएगी। अब ये एक सेल से दूसरे सेल में पूरी की पूरी बैक्टीरिया को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। बट होप सो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? ये तो उस समय की सिचुएशंस है। सपोज करो कि कभी क्या हो सकता है, क्या आरई जो है ना, आरई इसको पहचान ही नहीं पाए, हो सकता है कभी आरई घूम रहा होगा, आरई को दिखा नहीं होगा कि बैक्टीरिया की जीन आ चुकी है। लेकिन हमारा आरई तो है कैसा, जो बैक्टीरिया की जो आरई है वो बीएसएफ जवान की तरह है, ऑलवेज पेट्रोलिंग करते रहता है एरिया को। पेट्रोलिंग करते समय सपोज करो, अब सेकेंड सिचुएशन ये ऐसा होता नहीं। सेकेंड सिचुएशन क्या है, जैसे वायरस ने क्या किया था, अपना जीन सेल में डाला, और आरई तो घूम रहा है, आरई को दिख गया कि अरे ये तो बाहर वाला जीन आ चुका है हमारे पास। आरई जाएगा और उसको इतना काटेगा, काट के टुकड़ा करके उसको बर्बाद कर देगा। मीन्स जैसे बीएसएफ जवान को जब कोई देख लेगा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कहीं से कोई टेररिस्ट आ रहा है, उसको इतना गोली मारेगा कि क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आरई जाएगा उसको कट कर देगा, और आरई क्या किया, उस वायरस को ही कट कर दिया। देन आफ्टर इस तरह से आरई विल कट डाउन वायरस जीन, बैक्टीरिया विल बी सेफ। बैक्टीरिया अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। और ये सारा प्रोसेस होता है बैक्टीरिया का इनेट इम्यून सिस्टम है, उसकी अपनी इम्यून सिस्टम है जो कि जिससे वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस होता है। सेम एक जो इंडोन्यूक्लियस हमने देखा, एक तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हो गया, जो हमें कौन देता है, हमें ये बैक्टीरिया से मिलता है। उसी तरीके का एक और बैक्टीरिया हमें देता है जिस इंजाइम को कहते हैं CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के भी PT 365 में है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, बट अभी समझते हैं ये भी क्या है, बैक्टीरियल सिस्टम से आती है, पार्ट ऑफ बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया एडेप्ट करके इस तरह के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। ये इनेट था, ऑलरेडी रहता है, ये बैक्टीरिया अपने आप को एडेप्टिव करके लेता है। और CRISPR-Cas9 भी जस्ट लाइक जैसे ये वर्क किया वायरस को कट करने का, ये भी वायरस को कट करने का काम करता है। आरई इज कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, बायोलॉजिकल नाइफ। और आरई जो कि हमने सिंपली देखा, और याद रखने के लिए हम रखेंगे हिंदी में इसको आरई बोलते हैं, हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है, जो कि काम करता है किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे जाके उसे कट करने का। ये इसके बारे में इस बार के PT 365 में ये CRISPR-Cas9 न्यूज है। हम लोग इसे देखेंगे लेटर में, बाद में इसे देखते हैं। इसके बाद जो हमें एंजाइम ज़रूरत होती है, अब मान लो हमने कट कर दिया,
कट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें अपनी डीएनए को ज्वाइंट भी करना होगा। तो ज्वाइंट करने के लिए जो एंजाइम होती है, बस आपको नाम याद रखनी है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम ये फाउंड एवरीवेयर, नॉट ओनली बैक्टीरियल सेल, ये हर जगह में मिलता है, तो इसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। एक आपको और नाम याद रख लेनी है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस का हम लोग यूज़ करते हैं, जिंक फिंगर न्यूक्लियस डीएनए को ज्वाइन करने के लिए। एक और है हमारे पास एंजाइम, डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, जो कि अब मान लो हमें न्यू डीएनए क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो न्यू डीएनए क्रिएट करने के लिए भी हमें कुछ डीएनए तो बनानी होगी ना, जो हमें जिस तरह की कैरेक्टर चाहिए, जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। तो डीएनए को बनाने के लिए जिस एंजाइम की हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। What is DNA polymerase enzyme used for creating a new DNA molecule? अब एक टेस्ट याद होगा, कोविड के समय काफ़ी फेमस हुआ था, जिसे हम लोग बोलते थे RT-PCR टेस्ट। हमने बात किया था कि मोस्ट ऑफ वायरस क्या करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। बट हम RNA से स्टडी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास लगभग हमें DNA चाहिए होगा। तो हम और हमारे पास अपनी ओरिजिनल प्रोसेस क्या है, डीएनए से क्या बना था, आरएनए, एंड आरएनए से बना था प्रोटीन। बट डीएनए के पास जो कोरोना वायरस के पास सिर्फ आरएनए ही था। तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से क्या किया था, पहले इसके आरएनए से डीएनए बनाते हैं, तब जाके हम स्टडी करते हैं कि हाँ वो क्या है। तो ये फार्मूला ही यूज होता था RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड। RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो कोरोना वायरस की जो आरएनए है, आरएनए को फर्स्ट हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं डीएनए में। तो क्या हो रहा है, हम क्रिएटिंग वहाँ पे डीएनए कर रहे थे। तो डीएनए क्रिएट करने के लिए भी जो उसके बाद आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, यहाँ पे ये एंजाइम यूज करते हैं डीएनए क्रिएट करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे कि हम क्या करते हैं आरएनए से डीएनए बनाते हैं। RT-PCR टेस्ट सब कुछ हो गया, हमने डीएनए को कट भी कर लिया, कटिंग करने के बाद उसे ज्वाइंट करने के लिए भी हमारे पास एंजाइम हो गई, ज्वाइंट करने के लिए बाद हम कुछ अपना डीएनए को भी बनाना सीख गए। लेकिन अब बात है, इन सब चीज़ को तैयार कर लिया हमने लैब में तैयार करने के बाद अब इसे लेके जाएगा कौन, मान लो हमारे बॉडी में यदि उसे डालनी है तो बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा। तो इसके लिए अब काम आती है वेक्टर एक तरह का समझ लो गाड़ी है, जो गाड़ी इस सामान को लोड लेके करके जाएगी और पार्टिकुलर जगह पे वो अपना काम करेगी। तो वेक्टर इज़ अ व्हीकल। तो वेक्टर इज़ अ व्हीकल और कैरियर फॉर वाट एवर जीन इज कटिंग फ्रॉम एनी प्लेस टू कैरी डिज़ायर्ड लोकेशन। आपने जहाँ पे जीन कट किया है और वहाँ पे आपको डिज़ायर्ड लोकेशन पे वो जीन चाहिए, तो उसे कैरी करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर। कटिंग अ जीन फ्रॉम बैक्टीरियम ट्रांसपोर्टेड टू कॉटन प्लांट सेल। मान लो आपने क्या किया है, बैक्टीरिया से एक जीन को कट किया है, कट करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट करना है कॉटन प्लांट में। तो कॉटन प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक चाहिए होगा वेक्टर। तो अब हमारे पास जो है टोटल 2 तरीके का वेक्टर होता है। एक वेक्टर को कहते हैं वायरल वेक्टर, एक को कहते हैं नॉन वायरल वेक्टर। वायरल मीन्स वायरस। तो A viral vector is any virus that has been suitably modified to become non-virulent and non-pathogenic and to be used full just to carry desired gene to that desired host cell. Most common viral vector is adenovirus और lentivirus. कैसे हुआ, क्या मतलब हुआ, समझो। ऐसे आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन है जो कि इस वायरल सिस्टम पे बेस्ड होती है। मतलब क्या करते हैं हम, कोई जैसे कि मान लो पोलियो ही है, ठीक है, हम बस ये डिफरेंस के लिए समझ रहे हैं कि ये पोलियो का क्या है कि एक वायरस को हमने पकड़ लिया। ये मान लो एक वायरस पोलियो था, पोलियो का वायरस पकड़ लिया, पकड़ने के बाद क्या किया, इसकी बहुत कुटाई करे, बहुत मार मार के मतलब ऐसी स्थिति पे इसको ला दिए कि अब सिर्फ जो है ना ये लुक कर रहा है, मतलब जिंदा भी, मरा भी नहीं है और एक तरह से कहो तो जिंदा भी नहीं है, मतलब बिल्कुल डेडली स्टेज में पहुंचा दिए। अब इस वायरस को क्या किए, हम इंजेक्शन के माध्यम से हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिए। ये हमारे बॉडी में अब ये वायरस आ चुका है।
अब आपको पता है हमारे बॉडी में भी बॉडीगार्ड बहुत सारे हैं, मतलब जो एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, मतलब जो हमारा अपना फाइटिंग सिस्टम है हमारे इंटर बॉडी का, वो जैसे देखेगा इस वायरस को बोलेगा अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ, और वो क्या करेगा, इसकी और कुटाई करेगा और इसको जाके मार देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। एक्चुअली ये वायरस इतनी मरी हुई थी कि ओनली सिर्फ सांसें चल रही थी इसकी, मान लो, और बॉडी में गया, बॉडी ने इसे मार दिया। और हमारा बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना कि अब देखो बॉडी अंदर से क्या सोचेगा, उसे लगेगा कि मे बी इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ये वायरस फिर से पहले तो आ सकता है, एक तो फर्स्ट चांस ये है, और दूसरी बात एक्चुअली इस बार तो हम इसको मार दिए, क्या पता कि इसके बाद जब आए तो ये थोड़ा और पावरफुल बन के आए। तो बॉडी दो फंक्शन को याद रखेगा, एक तो क्या कि ये वायरस फिर से आ सकता है, और दूसरा इससे पावरफुल भी आ सकता है। तो बॉडी अब निर्माण करेगा अपना जो है ढेर सारा बॉडीगार्ड। ठीक है, बॉडीगार्ड, बॉडी यहाँ पे लगभग मान लो 20-25 बॉडीगार्ड बना के तैनात कर देगा। इस बॉडीगार्ड को कहते हैं हम लोग एंटीबॉडी। ये बॉडीगार्ड सभी मान लो AK-47 लेके अब बॉडी में तैनात है पूरी जीवन भर, जब तक अब है। ये AK-40 से इस बॉडीगार्ड को बोला गया है कि तुम देख लो, जैसे ही ये बॉडीगार्ड तुमको अब दिखेगा इन फ्यूचर, उस पर क्या करना, तुम अटैक करके उसको मार के नस्तो नाबूद कर देना। और ये जाके जब कभी ये वायरस अब आएगा मार्केट में, ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के पास एंटीबॉडी पहले से है, वो उसको थूड़ के तोड़ देगा पकड़ के। तो ये सिस्टम था वायरल का। मतलब तो क्या हुआ, हमने कोई भी वायरस को पकड़ के हम अपने बॉडी के होस्ट सेल में भेज सकते हैं, जो कि नॉन वर्डुलेंट है, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नॉन पैथोजेनिक है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और यूजफुल जस्ट टू कैरी डिजायर्ड जीन। हम उसकी बस एक जीन ले रहे हैं, जिस जीन से हमारे बॉडी में प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना के क्रिएट कर देगा। इसकी बट क्या है, लिमिटेड स्कोप है। हम जो मैक्सिमम अभी जो रिसर्च चल रही है वो नॉन वायरल वेक्टर पे है। ठीक है, नॉन वायरल वेक्टर पे जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल्स है लाइपोसोम। ठीक है, जब कभी बायोलॉजी में SOME जोम आए तो इसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, जोम मीन्स होता है बॉडी। तो एनी बॉडी विच इज मेड अप ऑफ लिपिड मतलब फैट इज कॉल्ड लाइपोसोम। जैसे ये हमारा सेल है, सेल का जो बाहर का जो ये सरफेस मेम्ब्रेन बना हुआ है ना, ये बना होता है फैट का बना होता है। ये फैट मतलब इसको बायोलॉजी की भाषा में लिपिड कहते हैं। तो और इस चीज़ को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है लिपिड का, दैट इज नोन एज लाइपोसोम। लाइपोसोम हैज़ ऑल्सो अ टाइनी वेसिकल्स। इस लाइपोसोम में छोटी छोटी स्मॉल क्या होती है, छिद्र होती है, होल होती है, टाइनी होल, एंड हैविंग द डिजायर्ड जीन इन इटसेल्फ। और इसकी भी अपनी डिजायर्ड जीन होगी। जो भी ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, सबकी तो अपनी एक पर्टिकुलर जीन है जिस बेसिस पे वो बिहेव करता है। अब मान लो कि क्या हुआ, हमने क्या किया, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन था, हमने ये सेल मेम्ब्रेन को लिया। ठीक है, और जो कि लाइपोसोम था, एक डिज़ायर्ड जीन को हम सेट करके लाए हैं। ये हमारा ऐसा जीन है, मान लो इस जीन को हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है। ये जीन हमने लैब में क्रिएट किया है, इस डिज़ायर्ड जीन को इसमें डाला है, और ये जीन क्या हुआ, उस होल प्रोसेस से ये अंदर आ गया। अब ये इसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन यहाँ पे आ चुका है। डिज़ायर्ड मतलब जैसी हम उससे काम करवाना चाहते हैं उस तरह से हमने लैब में क्रिएट किया है। सेल मेम्ब्रेन से पास होते हुए ये डिज़ायर्ड जीन हमारे सेल के अंदर में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो था ये वाला जीन इसमें क्रिएट हो गया। तो लाइपोसोम मेडिएटेड जीन डिलीवरी, इस फंक्शन को हमने क्या नाम दिया मेडिकल भाषा में, लाइपोसोम मेडिएटेड, मतलब लाइपोसोम उसमें हेल्प किया, मेडिएट किया जीन डिलीवरी में। तो एक प्रोसेस तो ये होता है कि आप किसी चीज़ को, अब यहाँ पे वेक्टर का काम कौन किया, लाइपोसोम वेक्टर का काम किया। लाइपोसोम ने ही कैरी किया इस जीन को और सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब सेल उसके बाद इस जीन के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। हम जानते हैं सेल के अंदर पहुंच गया तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जीन आ गया, तो उससे डीएनए बनेगा, डीएनए है तो प्रोटीन बनेगा आरएनए बना के, तो वो तो समझ रहे हैं। सेकेंड मेथड और है, लाइपोसोम के बाद जो सेकेंड मेथड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन एंड सोनिकेशन। ध्यान से समझनी है, न्यूज़ में था इलेक्ट्रोपोरेशन एंड सोनिकेशन। पोरेशन मतलब क्या होता है, पोर्स, छिद्र, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पोर क्रिएट करना, नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रोपोरेशन। और सोनिकेशन मतलब
नाम लगभग सुना हुआ लग रहा होगा, सोनिफिकेशन, मतलब साउंड से कुछ समथिंग रिलेटेड होगा ऐसा। देखो इलेक्ट्रिक पोरेशन मतलब क्या, ये सेल है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्ट्रासाउंड ब्रस्ट मतलब बहुत तीखी ध्वनि का जो है इस पे अटैक करेंगे, उससे यहाँ पे ब्रस्ट क्रिएट करेंगे, या हो सकता है हम एक इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे करंट इसको लगाए, और जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ से मान लो हमने इस तरह से दिया इसको, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से क्या हुआ, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है सेल में, परमिएबल क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक सोल्ट, मतलब होल क्रिएट हो गया। हमारे पास एक जीन पहले से रेडी था, लैब फर्टिलाइज्ड डिजायर्ड जीन, अब यहाँ जैसे होल हुआ ये जीन इसमें से इंटर कर गया और सेल में पहुँच गया। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन एंड सोनिकेशन, गिविंग इलेक्ट्रिक स्पार्क स्टिमुलस टू सेल मेम्ब्रेन, इट विल मेक अ सेल मेम्ब्रेन मोमेंटरली परमिएबल। इसने क्या किया, परमिएबल मतलब कि पास करने के एबल बना दिया, और एक्सटर्नल डीएनए जो था या एक्सटर्नल मेरा जीन था वो इमीडिएटली गो इनसाइड द सेल, काम मेरा डन हो गया। एक और इसका काम है वेक्टर के तरह काम करने का, वो उसको कहते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल। गोल्ड नैनो पार्टिकल क्या करते हैं, सो अटैच्ड विथ डिज़ायर्ड जीन, हमने मान लो इस तरीके का एक बंदूक है, ये इस बंदूक में हमने क्या किया, जिस जीन को हमें भेजना है उस जीन को लोड कर दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से एकदम तमंचे पे मार के एकदम डायरेक्ट हिला दिया, फायरिंग किया, और ये बुलेट डायरेक्ट जाके सेल के अंदर जाके घुस गया और मेरे पास ये भी काम डन हो गया। तो एक ये भी मशीन साइंटिस्ट ने बनाया गोल्ड नैनो पार्टिकल, इसमें अटैच कर देते हैं डिज़ायर्ड जीन, इट विल फायर्ड और ये अंदर हमारे पास चला गया। तो ये भी एक तरीका हो गया। ये अभी तक जो भी काम कर रहे हैं आपको समझ में बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर कैसे मिलेगा, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें क्रोमोसोम में पहुँचानी है उस जीन को जो जीन आप चाहते हैं, और तब जाके ये जीन क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर ये बनाएगा प्रोटीन, और आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में जो भी काम होता है सारा का सारा यही प्रोटीन है वो काम करता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उस तरीके का हमें प्रोटीन चाहिए और उस तरीके का हमारा बॉडी काम करे। नेक्स्ट वेक्टर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो सर्टेन बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे कि इन ह्यूमन बॉडी में हमने क्या देखा कि हमारा क्रोमोसोम क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, बट कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल क्या होती है, क्या कि आपको डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। जब आप गूगल करेंगे तो गूगल में आपको प्लाज्मिड की, ये देखो डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मिड इज ए स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल क्रोमोसोमल डीएनए। जो सेल के अंदर में जो डीएनए होती है उसके बाहर ये प्लाज्मिड होती है जो कि इससे डिफरेंट होती है, ये भी डीएनए का काम करता है। तो it is a plasmid DNA because made up of plasma, plasmid DNA and plasmid of certain bacteria। कुछ बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लाइक जैसे कि एग्रोबैक्टरम ट्यूमीफेशियंस, ये बैक्टीरिया में ये एडिशनल डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। इट्स प्लाज्मिड इज कॉल्ड, एग्रोबैक्टीरियम की जो प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं टी.आई. प्लाज्मिड। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ऑब्जेक्टिव इससे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का जो है क्या, इसकी प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं टी.आई. प्लाज्मिड। ये दिस इज़ अ वेरी गुड वेक्टर फॉर फॉरेन जीन व्हेन होस्ट इज प्लांट सेल। यदि प्लांट सेल होस्ट सेल है हमारा, प्लांट सेल में इसे जीन को डालनी है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा वेक्टर माना जाता है। जैसा कि हमने इसे यूज किया है, आपको ढेर सारी जैसे बेटी कॉटन वगैरह है वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, बाहर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया एंड एडिशनल डीएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने क्या बात किया, हमने अभी तक देखा क्या मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स थी। एक टूल्स तो देखा कि जो कट करने वाले टूल्स थे, कट करने के बाद फिर हमें ज्वाइंट करने के लिए चाहिए, तो ज्वाइनिंग के लिए बस सिंपल सा याद रखना डीएनए लाइगेज एंजाइम। फिर हमने देखा कि डीएनए को फॉर्म भी करनी है, हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है आरएनए से डीएनए जाने में, तो उसके लिए याद बस रखनी है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और वेक्टर में हमने देखा कि एक तो वायरस इटसेल्फ हो सकता है और नॉन वायरल वेक्टर, तो उसके लिए हमने देखा क्या, लाइपोज, इलेक्ट्रोपोरेशन, सोनिकेशन, एंड नेक्स्ट वन इज गोल्ड पार्टिकल, एंड नेक्स्ट था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी
खड़ा हूँ मैं। बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ। पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा